शुक्रवार। विवेक आगाशे निश्चिंत था। उसकी निगाह में उस रोज की मीटिंग में महज एक औपचारिकता थी। रुचिका केजरीवाल की कल की अति नाटकीय घोषणा से वो कतई प्रभावित नहीं हुआ था। उसे गारंटी थी कि उसकी ही थ्योरी सही थी और उसे छिन्न भिन्न कर देना तो दूर की बात थी, रुचिका केजरीवाल उसे हिला भी नहीं सकती थी। बावजूद इसके वो उसके आख्यान को सुनने को उत्सुक था। वो क्राइम क्लब की सबसे कम उम्र मेंबर थी, लेकिन जहनी कुव्वत में किसी दूसरे मेंबर से किसी भी सूरत में कम नहीं थी। वो नामचीन क्राइम रिपोर्टर थी और क्राइम की हर मैकेनिज्म को समझती थी। उससे ये उम्मीद नहीं की जाती थी कि वो महज वक्त बर्बादी के लिए अपनी बारी का इस्तेमाल करती। आगाशे ने आंख भर के उसे देखा। उस रोज वो शिफॉन की पीले रंग की साड़ी और उसी रंग का स्लीवलेस ब्लाउज पहनकर आई थी, जो कि खूब जच रहा था। खूबसूरत तो वो थी ही, लेकिन उस रोज उसके चेहरे पर कुछ खास ही नूर झलक रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे सिकंदर मकदूनिया से निकलकर फतेह कर लेने के लिए छटपटा रहा हो। फिर उसने बोलना शुरू किया। फ्रेंड्स, पिछली शाम हमने इस केस की अब तक सबसे दिलचस्प और सबसे सशक्त थ्योरी सुनी। जिस शानदार तरीके से हमारे सभापति महोदय ने मुकेश निगम को अपनी बीवी का कातिल साबित करके दिखाया, वो यकीनन काबिले तारीफ था। अपनी थ्योरी को साबित करने के लिए उन्होंने एकेडमिक और प्रैक्टिकल जो कुछ भी किया, बहुत खूब किया। उनके काम करने का उम्दा तरीका हमारे बाकी मेंबरान के लिए एक सबक था। ये मात्र एक संयोग था कि उनकी थ्योरी एक गलत बुनियाद पर आधारित थी, वरना उनकी मेहनत और कोशिश में तो कोई कमी नहीं थी। आगाशे बड़े सब्र के साथ मुस्कुराया। कह ले जो कह लेना चाहती थी, उसने मन ही मन सोचा। आखिर जुबान दराजी जुदा होती थी, उससे कुछ साबित करके दिखाना जुदा बात है। रुचिका कह रही थी, फ्रेंड्स, अपनी थ्योरी प्रस्तुत करने से पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि मेरी और सभापति महोदय की थ्योरी की शुरुआत एक ही जगह से होती है। उनकी तरह मैं भी यही मान के चल रही थी कि ये धारणा सर्वदा भ्रांतिपूर्ण थी कि गलत शख्स का खून हो गया था। उनकी तरह मेरा भी दावा है कि कातिल का निशाना अंजना निगम थी और उसका निशाना कतई नहीं चूका था। जानकर खुशी हुई, अगाशी जबरन मुस्कुराता हुआ बोला, कि मेरी थ्योरी का कोई तो पहलू है जिससे आप सहमत हैं। रुचिका अपनी ही झोंक में बोलती रही, अब जरा कल शाम मिस्टर घोष की कही इस बात को याद कीजिए कि मिस्टर अगाशे के केस का मुकम्मल दारोमदार मिस्टर एंड मिसेस निगम की बीच लगी शर्त पर था। मिस्टर अगाशे का कहना है कि उस शर्त का कोई अस्तित्व नहीं था। वो शर्त कभी लगी ही नहीं थी। ये बहुत सनसनीखेज रहस्य उद्घाटन है, लेकिन आई एम सॉरी टू से गलत है। और मिस्टर अगाशे से गलती इसलिए हुई क्योंकि वो स्त्री सुलभ मनोविज्ञान की व्याख्या ठीक से न कर सके। मैं खुद स्त्री हूं, इसलिए स्त्री को और स्त्री सुलभ मनोविज्ञान को किसी पुरुष से बेहतर समझ सकती हूं। मिस्टर अगाशे ने कल अपनी थ्योरी में अंजना निगम को एक बहुत ही नेकबख्त, इज्जतदार और संजीदा मिजाज औरत चित्रित किया, और इनकी निगाह में ऐसी औरत झूठी शर्त लगाने जैसी फरेबी हरकत नहीं कर सकती थी। मेरी राय एन इससे उलट है। वो कोई ऐसी पाकसाफ औरत नहीं थी जैसी कि वो अपने आप को साबित करने की कोशिश करती थी। आगाशे ने प्रतिवाद किया, मेरे सामने तो एक भी बात पेश नहीं आई थी जिससे लगता हो कि वो पाकसाफ औरत नहीं थी। सूचनार्थ निवेदन है कि अपनी तफ्तीश की शुरुआत में मैंने उसके चरित्र को संदिग्ध निगाहों से देखा था, लेकिन जब मुझे संदिग्ध नहीं लगा तो मुझे उसकी बाबत अपनी राय बदलनी पड़ी थी। कुछ ना दिखाई देना इस बात का सबूत नहीं होता कि देखने लायक कुछ है भी नहीं। क्यों नहीं होता? होता है। जब देखने लायक होगा तो भी तभी तो दिखाई देगा। शर्त की ही मिसाल लो, क्या है उसमें देखने लायक? उस शर्त का कोई सबूत दिखाई देता है?
सिवाय इसके कि मुकेश निगम ऐसा कहता है कि वो शर्त लगी थी, उसके कहे के अलावा कोई सबूत है उस शर्त का? है? क्या? मैंने कहा है सबूत उस शर्त का। अगाशे साहब, मैंने अपना सारा जोर, सारा दमखम उस सबूत को तलाशने में ही सर्फ किया है, क्योंकि मैं जानती थी कि ऐसे किसी सबूत के बिना आप अपनी थ्योरी से हिलने वाले नहीं थे। आपको हिलाने के लिए मेरे लिए ये साबित करना निहायत जरूरी था कि वो शर्त लगी थी। तो आप साबित कर सकती हैं कि वो शर्त लगी थी? अगाशे हकबका कर बोला। कर सकती हूं, कर चुकी हूं, निर्विवाद रूप से। अच्छा? जी हां। कोशिश करते तो आप भी कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसी कोई कोशिश जरूरी नहीं समझी। इसलिए जरूरी नहीं समझी क्योंकि ऐसी कोई कोशिश आपकी थ्योरी को रास नहीं आने वाली थी। आपने तो अपने केस की इमारत खड़ी ही इस बुनियाद पर की थी कि शर्त का कोई अस्तित्व नहीं था। शर्त मुकेश निगम की मनगढ़ंत बात थी। इसके बिना आप उसे अपराधी साबित जो नहीं कर सकते थे। आगाशे बेसब्रेपन से बोला। आगे बढ़िए, शर्त के सबूत पर पहुंचिए। मेरे पास दो गवाह हैं जिनके सामने अंजना निगम ने खुद अपनी जुबानी शर्त का जिक्र किया था। एक गवाह उसकी वो घरेलू नौकरानी है, वारदात के दिन जिसने अंजना निगम को चूर्ण की 2 गोलियां खिलाई थी और पेट पर सेक करने के लिए हॉट वाटर बॉटल लाकर दी थी। तब कांकते कराते हुए अंजना निगम ने नौकरानी को शर्त की बात बताई थी और कहा था कि उस शर्त की वजह से ही वो मुसीबत उसके पल्ले पड़ी थी। कोई साहब चाहे तो बड़ी खुशी से बाबर रोड जाकर नौकरानी से इस बात की तस्दीक कर ले। हमें आपकी बात पर एतबार है, अपने सभापति कर्तव्य को निभाता हुआ आगाशे बोला। हम अपने फेलो मेंबर से झूठ बोलने की उम्मीद नहीं करते। आप ऐसा कहती हैं तो जरूर ऐसा ही होगा। थैंक यू। मेरा दूसरा गवाह मेरी एक फ्रेंड है जो कि अपराधी कौन के प्रीमियम शो पर रीगल में मौजूद थी और जो निगम दंपति से भी परिचित है। मेरी वो फ्रेंड फिल्म शुरू होने से पहले लेडीज टॉयलेट में अंजना निगम से मिली थी, जबकि अंजना निगम ने फिल्म में कातिल की शिनाख्त को लेकर अपने पति से लगी शर्त की बाबत उसे बताया था। यह भी बताया था, अशोक प्रभाकर बोला, कि उसने वो फिल्म पहले देखी हुई थी। नहीं, ये नहीं बताया था उसने मेरी फ्रेंड को। आई सी। मिस्टर अगाशे, रुचिका सभापति से संबोधित हुई। उस शर्त से दो ही नतीजे निकलते थे और बदकिस्मती से आपने वो नतीजा चुना जो कि गलत था। लेकिन, अगाशे बोला, आपको यह कैसे मालूम था कि अंजना निगम ने प्रीमियम से पहले ही वो फिल्म देख ली हुई थी? मुझे तो ये बात सिर्फ 2 दिन पहले महज एक इत्तेफाक से मालूम हुई थी। परसों सुबह मिसेज रोज पदमसी अगर इत्तेफाक से ही मुझे आईटीओ पर ना मिल गई होती तो मुझे तो इस बात की बाबत कुछ भी मालूम ना होता। रुचिका मुस्कुराई। जो बात आपको 2 दिन पहले इत्तेफाक से मालूम हुई वो मुझे शुरू से मालूम थी। कैसे मालूम हुई? वैसे ही जैसे आपको मालूम हुई। मिसेज रोज पदमसी से? यानी कि आप मिसेज रोज पदमसी से वाकिफ हैं? मेरी एक फ्रेंड वाकिफ है मिस्टर आगाशे। ये जग विदित है कि रोज पदमसी एक बहुत ही वाचाल औरत है। जो बात उसे जिक्र के काबिल लगे उसका जिक्र वो किसी एकाध जने से करके संतोष नहीं कर लेती। उसका जिक्र वो सारी दिल्ली से करती है। इसलिए आप ये खामख्याली अपने मन से निकाल दीजिए कि शर्त की बाबत जो कुछ उसने आपको कहा वो उसने सिर्फ आप ही को कहा था। ओह, कल आपने अभी रोज पदमसी का नाम ही लिया था तो मैं समझ गई थी कि आप क्या कहने वाले थे। मैंने तब आपको इसलिए नहीं टोका था क्योंकि मैं ऐसा करती तो तभी आपकी थ्योरी के सबसे चमकीले पहलू की पॉलिश उतर जाती। उस वक्त श्रोतागण मंत्रमुग्ध थे और आप छाए हुए थे। सर, आई डिड नॉट वांट टू डिप्राइव यू ऑफ योर मोमेंट ऑफ ग्लोरी।
शुक्रिया, आगाशे शुष्क स्वर में बोला। बहुत ख्याल किया आपने मेरा। आपका ये एहसान मैं हमेशा याद रखूंगा। आप तो बुरा मान गए मिस्टर आगाशे। नो, नेवर। सच कह रहे हैं? बिल्कुल। शुक्रिया। तो अभी हम ये मान के चलते हैं कि कातिल मुकेश निगम नहीं और दुष्यंत परमार वो शख्स नहीं जिसका कि कातिल कत्ल करना चाहता था। कातिल का निशाना शुरू से ही अंजना निगम थी और उसका निशाना चूका नहीं था। अपनी इस बात को साबित करने के लिए पहले मुझे मिस्टर अगाशे की एक और धारणा पर चोट करनी होगी। अगाशे की भवें उठी। आपकी एक धारणा ये थी मिस्टर अगाशे कि मुकेश निगम सुबह 10:30 बजे शिवालिक क्लब में इसलिए पहुंचा था क्योंकि ऐन उस वक्त दुष्यंत परमार वहां पहुंचता था, जिसके नाम वहां चॉकलेटों का पार्सल आने वाला था, और शर्त की कहानी सुनाकर जिसे उसने परमार से हासिल करना था। लेकिन जनाब, अगर हम निगम को निर्दोष मानकर चले तो फिर ये सारी बातें कहीं फिट नहीं बैठती। फिर तो ये नहीं लगता कि सुबह 10:30 बजे मुकेश निगम क्लब में किसी नापाक इरादे से पहुंचा होगा। कत्ल अगर अंजना निगम का होना था और कातिल, जैसा कि हम मानकर चल रहे हैं, मुकेश निगम नहीं था, तो फिर ये नतीजा सहज ही निकाला जा सकता है कि मुकेश निगम की उस रोज उस सुविधाजनक समय पर शिवालिक क्लब में मौजूदगी का इंतजाम किसी तरीके से असली कातिल ने किया था। मिस्टर अगाशे को मुकेश निगम के कातिल होने पर 100% एतबार पहले ही ना आ चुका होता तो उन्हें खुद मुकेश निगम से ही ये सवाल करना जरूरी सूझता कि वो सुबह सवेरे शिवालिक क्लब में पहुंच कैसे गया। रुचिका एक विजेता के स्वर में बोली। मुकेश निगम से यह सवाल मैंने किया था। क्या जवाब मिला? अभिजीत घोष उत्सुक भाव से बोला। जवाब तो बड़ा माकूल मिला, लेकिन वो जवाब उससे निकलवाने में मुझे दांतों पसीना आ गया था। क्या बताया उसने? उसने मुझे बताया कि उस रोज वो वहां एक टेलीफोन कॉल रिसीव करने गया था। वो ऐसी कोई कॉल अपने घर पर क्यों रिसीव नहीं कर सकता था? जवाब मिला कि वो घर पर रिसीव किए जाने वाली किस्म की कॉल नहीं थी। बहुत जोर देने पर उसने बताया कि वो कॉल सलमा शाह नाम की एक कैबरे डांसर की थी और उस कॉल को अपनी बीवी की मौजूदगी में अपने घर पर रिसीव करना उसे मुनासिब नहीं लगा था। कहानी यूं बताई कि उसने कुछ अरसा पहले कुछ रंगीन मिजाज दोस्तों की सोबत में सलमा शाह के कैबरे डांस की एक प्राइवेट परफॉर्मेंस देखी थी। वहां दोनों की कद की बात भी हुई थी और उसके मन में उससे ताल्लुकात बढ़ाने की ख्वाहिश जागी थी। वारदात वाले दिन से एक रोज पहले, यानी कि शुक्रवार को, सलमा शाह ने मुकेश निगम को उसके ऑफिस में फ़ोन किया था और हल्के फुल्के औपचारिक वार्तालाप के दौरान पूछा था कि अगली सुबह वो क्या कर रहा था, जिसके जवाब में मुकेश निगम ने बड़ी व्यग्रता से कहा था कि अगली सुबह वो बिल्कुल खाली था। सलमा शाह ने कहा कि कल की बाबत उसे उसी क्षण पक्का पता नहीं था कि वह खाली थी या नहीं। उसने कहा कि सही स्थिति वो निगम को सुबह फ़ोन करके बता सकती थी। तब निगम ने ही उसे कहा कि सुबह 10:30 और 11 के बीच उसे शिवालिक क्लब में फ़ोन करे। मतलब क्या हुआ इस बात का? छाया प्रजापति उलझन भरे स्वर में बोली। ऐसे का ऐसे तो मैं कबूल करती हूं कि कोई मतलब नहीं हुआ, रुचिका बोली। लेकिन मतलब यूं बनता है मजिस्ट्रेट साहिबा कि सलमा शाह का कहना है कि उसने मुकेश निगम को कभी फोन नहीं किया। क्या? जी हाँ, मैंने खुद सलमा शाह नाम की उस कैबरे आर्टिस्ट से मिलकर उस बात की तस्दीक की है। यानी कि, आगाशे बोला, वो फोन कॉल सलमा शाह के नाम से किसी और औरत ने मुकेश निगम को की थी? जाहिर है। यानी कि आपके सोचे अपराधी की वो कोई फीमेल अकम्प्लिस है, कोई राजदा है, कोई सहयोगिनी है? जी हाँ, दरअसल मेरे अपराधी के एक नहीं, दो सहयोगी हैं, लेकिन दोनों ही अनजाने में बने सहयोगी हैं। उन दो जनों के सहयोगी को
उन दोनों की जानकारी के बिना मेरे अपराधी ने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया है। दूसरा कौन? कहीं मुकेश निगम ही तो नहीं? बिल्कुल वही। और कौन होगा? अशोक प्रभाकर बोला। आपका मतलब है कि उस फर्जी फोन कॉल का मकसद वारदात के दिन सुबह 10:30 बजे शिवालिक क्लब में मुकेश निगम की हाजिरी थी? जी हाँ। और इस काम के लिए टेलीफोन करने वाली के रूप में सलमा शाह को इसलिए चुना गया था क्योंकि निगम उससे सिर्फ एक बार मिला था और मेरे अपराधी का यकीन था कि निगम टेलीफोन पर सलमा शाह की आवाज नहीं पहचान पाने वाला था। असल में फोन करने वाली कौन थी? सोचिए। सबके चेहरों पर सोच के भाव उभरे। छाया जी, आपको तो सूझना चाहिए कि फोन करने वाली कौन थी। आखिर प्रेम त्रिकोण की आपकी थ्योरी की हेडलाइट थी। आखिर प्रेम त्रिकोण ही आपकी थ्योरी की हेडलाइट थी। अंजना निगम? तत्काल छाया प्रजापति के मुंह से निकला। बिल्कुल वही, रुचिका बोली। अगर वो फोन कॉल अंजना निगम ने की होती तो क्या उसके पति ने उसकी आवाज पहचानी ना होती? टेलीफोन पर आवाज बदल कर बोल टेलीफोन पर आवाज तब्दील करके बोलकर किसी को बेवकूफ बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा मुंह में कुछ रखकर बोलने से किया जा सकता है। बिना किन्हीं साधनों के भी आवाज तब्दील करके बोला जा सकता है। ये ना भूलिए कि वक्त की जरूरत सिर्फ आवाज को तब्दील करना था। उसको सच में ही सलमा शाह जैसी आवाज नहीं बनना था। हम्म। आप छाया जी को प्रेम त्रिकोण की याद दिला रही थी, दसानी बोला। क्या आपकी थ्योरी भी प्रेम त्रिकोण पर आधारित आधारित है? यही समझ लीजिए। लेकिन आपके प्रेम त्रिकोण का कोई भी कोना स्पष्ट नहीं है। अभी होता है। लेकिन अपनी थ्योरी प्रस्तुत करने से पहले मैं अपने सभापति महोदय की थ्योरी की बची खुची मिट्टी भी झाड़ देना चाहती हूँ। अगाशे के चेहरे पर अप्रसन्नता के भाव आए। मिस्टर अगाशे, उसके वर्तमान मूड से आनंदित होती हुई रुचिका बोली, आप इतने बड़े डिटेक्टिव हैं, फिर भी एक बात मुझे खेद के साथ कहनी पड़ती है कि आपने इस केस की जो थोड़ी बहुत तफ्तीश अपनी थ्योरी को बल देने के लिए की, वो विशुद्ध व्यावसायिक दृष्टिकोण से नहीं की। अपनी तफ्तीश के दौरान आपने इंसानी फितरत पर कुछ ज्यादा ही एतबार रखा, जो कि एक मंझा हुआ डिटेक्टिव कभी नहीं रखता। मतलब? अगाशे बोला। मतलब ये कि अपनी तफ्तीश के दौरान आपका रवैया ये रहा कि जो कुछ किसी ने कहा आपने उस पर विश्वास कर लिया। किसी बात की तस्दीक आपने जरूरी न समझी। तजुर्बेकार डिटेक्टिव तो ऐसा नहीं करते। वो तो हर हासिल जानकारी को क्रॉस चेक करते हैं। आपने तो ऐसे बिहेव किया कि अगर मार्गरेट थैचर आपको आकर ये कहती कि चॉकलेटों में नाइट्रोबेंजीन उसने मिलाई थी, तो आप निसंकोच ये बात कबूल कर लेते। अगाशे से घूरता हुआ बोला, आप मेरे में नुक्स निकालने की कोशिश कर रही हैं? हरगिज भी नहीं। मैं तो महज ये जताने की कोशिश कर रही हूं कि अपनी तफ्तीश से आप सही जानकारी हासिल नहीं कर सके थे। किसी ने मेरे से झूठ बोला? जी हां। और ये मेरा ख्याल नहीं, मेरा अंदाजा नहीं, एक स्थापित तथ्य है। मैं साबित कर सकती हूं, कर चुकी हूं। मैं सुन रहा हूं। सुनिए। कल आपने बड़े विश्वास के साथ कहा था कि खैबर पास की राजधानी टाइपराइटर कंपनी नाम की दुकान के दुकानदार को जब आपने मुकेश निगम की तस्वीर दिखाई थी तो उसने उस शख्स की सूरत में उसे फौरन पहचान लिया था, जिसे कि उसने 1 महीना पहले सेकंड हैंड रेमिंगटन ट्रेवलर टाइपराइटर बेचा था। मुझे इस शिनाख्त पर बहुत हैरानी हुई थी, इसलिए मैंने कल आपसे उस दुकान का नाम पता पूछा था। आज सुबह दुकान खुलते ही मैं उस दुकानदार से मिली थी। मेरे जरा से ही जोर डालने पर उसने कबूल कर लिया था कि उसने आपसे झूठ बोला था।
क्यों? आगाशे के माथे पर बल पड़े। क्योंकि उस झूठ से उसका सेकंड हैंड टाइपराइटर बिक रहा था। आखिर उसने सिर्फ इसी बात की तो हामी भरनी थी कि आपके कथित फ्रेंड ने आप अपना वैसा टाइपराइटर उससे खरीदा था। इसलिए वैसे टाइपराइटर की खरीद के मामले में आपके लिए भी वही टाइपराइटर की खरीद के मामले में वही मुनासिब दुकान थी जहां एक संतुष्ट ग्राहक की वजह से दूसरा संतुष्ट ग्राहक पहुंचा था। अब तस्वीर की शिनाख्त से आपको कोई संतुष्टि हासिल होती थी तो वो संतुष्टि आपको हासिल कराने में उसका क्या जाता था? जनाब, आप उसे कोई भी तस्वीर दिखाते, वो यही कहता कि हाँ, इन्हीं साहब ने कुछ अरसा पहले उससे सेकंड हैंड रेमिंगटन ट्रेवलर खरीदा था। ओह! अगाशे के मुंह से निकला। यानी कि 1200 की चपत मुझे खामखा लग गई। आपने टाइपराइटर 1200 रुपए में खरीदा था? हाँ। कोशिश कीजिए कि वही दुकानदार उसे 1000 रुपए में वापस ले ले, फिर चपत 200 की रह जाएगी। उसका भी, अशोक प्रभाकर बोला, हम सब जने मिलकर चंदा कर देंगे। उस बात पर सामूहिक सामूहिक ठहाका लगा, जिसमें कि अगाशे भी शामिल था। वो प्रिंट शॉप वाली? फिर अगाशे बोला, सुनीता सूद नाम की सेल्स गर्ल ने भी मुकेश निगम की तस्वीर की शिनाख्त के मामले में यही करतूत की थी मेरे साथ। सिलसिला तो वहां भी कुछ ऐसा ही बना था, रुचिका हंसती हुई बोली। सिवा इसके कि खैबर पास वाले दुकानदार की तरह तस्वीर की शिनाख्त में उसका कोई जाती फायदा नहीं था। सुनीता सूद महज सेल्स गर्ल थी, प्रिंट आर्ट में। वह कहती है कि उसे तस्वीर कुछ पहचानी पहचानी सी लगी, लेकिन वो किस संदर्भ में उसे पहचानी लगी थी ये वो याद नहीं कर पाई थी। तो उसने यही मुझसे क्यों ना कहा? क्योंकि वो कहती है, रुचिका के चेहरे पर फिर एक कुटिल मुस्कुराहट उभरी, कि वो बुजुर्गवार यानी कि आप उस तस्वीर की अपने मन माफिक शिनाख्त के लिए इस कदर मरे जा रहे थे कि उससे आपका दिल तोड़ते नहीं बना। फिर एक फरमाइशी अट्टाहस लगा। अगाशे ने पहले आंखें तरेर कर सबकी तरफ देखा और फिर हंसने लगा। मैं माफी चाहती हूं सभापति महोदय, रुचिका संजीदगी से बोली, लेकिन इन बातों का जिक्र करना जरूरी था। मेरी थ्योरी के लिए इन बातों का रोशनी में आना जरूरी था। आई अंडरस्टैंड, अगाशे बोला। तो अब सूरत हाल यूं है कि मुकेश निगम के खिलाफ आपके पास जो भी सबूत थे उनकी काट पेश हो चुकी है। और कुछ है आपके पास मुकेश निगम के खिलाफ? नहीं, अगाशे ने कबूल किया। अब आप ये बताइए, अशोक प्रभाकर बोला, कि आपकी निगाह में अपराधी कौन है? वो तो मैं भी औरों की तरह, रुचिका बोली, सब कुछ कह चुकने के बाद ही बताऊंगी। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरे सब कुछ कह चुकने से पहले ही आप भांप जाएंगे कि मेरा अपराधी कौन है। दिमाग पर ज्यादा जोर देंगे तो अभी भी भांप जाएंगे, लेकिन अपनी जुबानी अपने अपराधी का नाम लेने से पहले मैं मिस्टर आगाशे की थ्योरी के कुछ और पहलुओं का, हालांकि वो असल सबूत का दर्जा नहीं रखते, जिक्र करना चाहती हूं। मिस्टर आगाशे ने अपने बयान में केस को निहायत काबिले तारीफ बताया और कई बार इसे एक परफेक्ट केस की संज्ञा दी। यानी कि बहुत कसीदे पढ़े इन्होंने अपराधी के आला दिमाग और गहरी सूझबूझ के। मेरी अपनी राय में अपराधी या उसकी प्लानिंग इतनी ज्यादा तारीफ के काबिल नहीं। योजना बड़ी चालाकी से तैयार की गई थी, ये मैं मानती हूं, लेकिन उसमें परफेक्शन वाली कोई बात नहीं थी। मैं तो यहां तक कहती हूं कि अपराधी का ज्यादा साथ उसके आला दिमाग ने नहीं, उसकी आला किस्मत ने दिया है। ये उसकी अच्छी किस्मत का ही सिला था कि केस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लू किसी की भी जानकारी में नहीं आया। यहां मैं मिस्टर अशोक प्रभाकर की 12 शर्तों का भी जिक्र करना चाहती हूं। मैं अपराधी को क्रिमिनोलॉजी का ज्ञान होने वाली बात तो मानती हूं, लेकिन उसके रचनात्मक मस्तिष्क का स्वामी होने को जरूरी नहीं समझती। मेरी राय में यह केस रचनात्मकता का नहीं, अनुकृति का है। आई मीन क्रिएटिविटी का नहीं, इमिटेशन का है, नकल का है।
दोहराव का है। अपराधी मौलिक सूझबूझ का स्वामी नहीं है, लेकिन उसकी अवलोकन शक्ति तीखी है, क्योंकि उसके बिना वो अपनी योजना में फिट बैठने वाले किसी केस का अपने लाभ के लिए, अपने मकसद को हल करने के लिए अनुकरण भी तो नहीं कर सकता था। मेरे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है, अभिजीत घोष हौले से बोला। अंग्रेजी और हिंदी दोनों जुबानों के भारी भारी लफ्ज सुनाई दे रहे हैं। उनका मतलब क्या है? कोई मतलब है तो उसका मकसद क्या है? पता नहीं। अशोक प्रभाकर ने उसका हाथ दबाकर उसे खामोश किया और बोला, अभी अपनी सुपीरियर नॉलेज का रोब झाड़ रही है, झाड़ने दो। मतलब की बात शायद आगे कहेगी। रुचिका कह रही थी, मिस्टर आगाशी की थ्योरी के इस पॉइंट से भी मैं सहमत हूं कि जहर को कत्ल का हथियार और चॉकलेटों को उसका वाहक इसलिए बनाया गया था क्योंकि लक्ष्य एक औरत थी, और मुकेश निगम को कोई नुकसान पहुंचाने की कातिल की कोई मर्जी नहीं थी। मुकेश निगम को चॉकलेटों का कोई शौक नहीं था। ये बात पुलिस तफ्तीश के जरिए हम जानते हैं, और उम्मीद कर सकते हैं कि ये बात कातिल को भी मालूम होगी। जहर वाली उन चॉकलेटों में से कोई चॉकलेट मुकेश निगम ने भी खा जाने की अपेक्षा कातिल को नहीं रही होगी। मुझे मिस्टर आगाशे की इस खोज से भी 100% इत्तेफाक है कि लेटरहेड प्रिंट आर्ट की एक सैंपल फाइल में से मुहैया किया गया था। इनकी ये नायाब खोज इनके किसी काम नहीं आई, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे खूब काम आ रही है। लेटरहेड का ये सोर्स मिस्टर आगाशे ने ना समझाया होता तो इस मामले में तो मैं अभी भी अंधेरे में ही भटक रही होती। मैं मिस्टर आगाशे की शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने अपना ये आइडिया मुझे उधार लेने दिया। आगाशे ने केवल हुंकार भरी। यहां ये बात दिलचस्पी से खाली नहीं। अनीता सूद नाम की प्रिंट आर्ट की जिस सेल्स गर्ल ने आगाशे साहब का दिल रखने के लिए इनके द्वारा पेश की गई तस्वीर की शिनाख्त की, उसी सेल्स गर्ल ने उस तस्वीर को बड़ी संजीदगी से बेहिचक पहचाना जो कि मैंने उसे दिखाई थी। न सिर्फ पहचाना, रुचिका का स्वर एकाएक नाटकीय हो उठा, बल्कि तस्वीर के स्वामी का बिना मेरी मुनाहर के नाम लेकर उसकी शिनाख्त की। वेरी गुड, छाया प्रजापति बोली। मिस्टर आगाशे की थ्योरी का एक पॉइंट मुकेश निगम की मौजूदा माली हालत की बाबत भी था। इनका कहना है कि जिन 3 कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मुकेश निगम का नाम है, वो तीनों दिवालियेपन की कगार पर खड़ी हैं। इसी से इन्होंने ये नतीजा निकाला था कि मुकेश निगम की माली हालत नाजुक थी और उसे पैसे की जरूरत थी। यहां भी मिस्टर आगाशे इसी वजह से खता खा गए कि इन्होंने इतनी उम्दा लाइन पर तफ्तीश तो की, लेकिन मुकम्मल तफ्तीश नहीं की। ये अपनी तफ्तीश को उन 3 कंपनियों से आगे बढ़ाकर मुकम्मल कर लेते तो इन्हें यह भी मालूम होता कि उन डूबती कंपनियों में मुकेश निगम की बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट थी। उसकी मेजर इन्वेस्टमेंट सिक्के बंद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में थी, जो कि डूबती नहीं है। न सिर्फ डूबती नहीं है, जिनसे सालाना डिविडेंड के तौर पर उसे इतनी कमाई है कि सिर्फ उस कमाई की वजह से उसकी माली हालत को किसी भी गज से नापकर नाजुक नहीं कहा जा सकता। तो कहने का मतलब यह है, जनाब हाजरीन, कि मिस्टर आगाशे ने जो कत्ल का उद्देश्य बताया था कि मुकेश की अपनी बीवी की दौलत पर निगाह थी, वो तो पिट गया। आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। यू नीड नॉट बी, रुचिका बड़ी दरी से बोली, क्योंकि आपके इस प्रमुख उद्देश्य का एक सहयोगी उद्देश्य भी था जिससे कि मैं सहमत हूं। मैं इस बात से सहमत हूं कि मुकेश निगम अपनी बीवी से बोर हो चुका था। मेरी राय में मुकेश निगम की अगर गैर औरतों में रुचि थी तो इसके लिए जरूर उसकी बीवी भी जिम्मेदार थी। कोई खामखा ही अपनी अंजना जैसी खूबसूरत बीवी से बेजार नहीं हो जाता। जरूर अंजना के व्यवहार में भी ऐसा कुछ था जिसने उसके खाविंद को सोसाइटी की खूबसूरत तितलियों की बाहों में धकेला था। मैं ये नहीं मानती कि अंजना निगम की दौलत का रूप खाकर मुकेश निगम ने उससे शादी की थी। मेरी धारणा यह है कि आरंभ में निगम को अपनी बीवी पसंद भी थी और उसे उससे मोहब्बत भी थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे निगम को अपनी बीवी से मायूसी होनी शुरू हो गई।
आप मेरे से सहमत होंगे कि यूं एक बार मियाँ बीवी के ताल्लुकात में दरार पड़ जाए तो धीरे धीरे वो दरार चौड़ी होती चली जाती है और आखिरकार इतनी बड़ी खाई में तब्दील हो जाती है जिसे पाटना न मियाँ के बस का रहता है न बीवी के। तब शादी एक समझौता बन जाता है जिसके अंतर्गत मियाँ बीवी दोनों अजनबियों की तरह एक छत के नीचे रहने को मजबूर होते हैं। तब दोनों मोहब्बत की जगह एक दूसरे का सम्मान रखना सीख लेते हैं। यूं समाज की निगाहों में ये भ्रम बना रहता है कि दोनों की बड़ी अच्छी निभ रही है और वो एक आदर्श शादी थी। देखने वालों को यही लगता था कि दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे जबकि असल में एक दूसरे की सूरत से बेजार होते थे। तो साहिबान, ये है मेरी हकीकत में उन दोनों की कथित सुखी घर संसार की हकीकत। कोई कुछ न बोला। अब अपने सभापति महोदय की थ्योरी का, रुचिका बोली, एक आखिरी पॉइंट और मैं लोगों की तवज्जो में लाती हूं जो कि मेरी पार्सल का रैपर और उसके साथ आई चिट्ठी इसलिए नष्ट नहीं की गई थी क्योंकि यूं शक्की सुई निगम की तरफ तो घूमती नहीं बल्कि उससे परे किसी और चीज की किसी और की तरफ घूमती है। यानी कि उन दोनों चीजों का सलामत रहने में अपराधी का नुकसान नहीं, फायदा था। मैं अपने सभापति महोदय की इस बात से भी सहमत हूं, लेकिन मैं इससे वो नतीजा निकालने को तैयार नहीं जो कि सभापति महोदय ने निकाला। मेरी राय में इस बात से जो स्वाभाविक नतीजा निकलता है वो ये है कि अपराधी कोई फास्ट रेट दिमाग का मालिक नहीं, क्योंकि फर्स्ट रेट दिमाग का मालिक कैसे भी नफे नुकसान वाला कोई क्लू पीछे छोड़ना कभी गवारा नहीं कर सकता, क्योंकि उसे मालूम होना चाहिए कि पुलिस को गुमराह करने के लिए जानबूझकर छोड़े गए छोटे मोटे क्लू भी कई बार फांसी का फंदा बन जाते हैं। इसलिए मैं ये सोचने पर मजबूर हूं कि चिट्ठी और रैपर उस वजह से पीछे नहीं छोड़े गए थे जो कि मिस्टर आगाशे ने बयान की, बल्कि जरूर उनमें कोई और ही गुमराह करने वाली जानकारी निहित थी। साहिबान, मुझे मालूम है कि वो और जानकारी क्या थी। क्या थी? है प्रजापति बोली। उसका आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। जरा सोचिए कि रैपर और चिट्ठी को नष्ट कर देने की या न नष्ट कर देने की सुविधा किस किस को प्राप्त थी। वो तो या उसे थी जिसके नाम पार्सल आया था, या उसे थी जिसे कि बाद में वो पार्सल सौंप दिया गया था, या फिर उस वेटर की थी जिसे कि वो पार्सल संभाल कर रखने को दिया गया था। एग्जैक्टली exactly. क्लब के वेटर का उस बात से कुछ लेना देना नहीं। मुकेश निगम हम ये मानकर चल रहे हैं कि अपराधी है नहीं, तो फिर बाकी कौन बचा? दुष्यंत परमार। सो, रुचिका बोली, इट इज एज सिंपल एज दैट। कोई कुछ न बोला। इस केस का जो सबसे बड़ा क्लू अपराधी ने पीछे छोड़ा था उसका उसे खुद इल्म नहीं था, और वो क्लू था अपराधी का खुद का कैरेक्टर। इस क्लू की तरफ तवज्जो हमारे सभापति महोदय ने भी की थी, लेकिन इन्होंने ये गलती की कि इन्होंने अपराधी के चरित्र का मूल्यांकन करते समय गैस वर्क पर जोर रखा, जबकि मैंने उन्हीं तथ्यों पर एतबार किया जो कि मेरी खुद की छानबीन का नतीजा थे। गैस वर्क में कोई हर्ज नहीं होता, अगाशे बोला। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में बहुत से नतीजे इंटेलिजेंट गैसवर्क पर ही आधारित होते हैं, लेकिन ऐसे नतीजे तभी मान्य होते हैं जबकि बाद में वो प्रमाणित हो जाते हैं। गैसवर्क को सबूतों का सहारा जरूरी होता है। मैंने ऐसा कौन सा अंदाजा लगाया जो स्थापित नहीं होता? तो सुनिए, आपने फरमाया कि जिस टाइपराइटर पर चिट्ठी टाइप की गई थी वो अब जमुना की तलहटी में कहीं होगा। आपके इस अंदाजे को कहाँ हासिल है सबूत का सहारा? क्या किसी ने किसी को टाइपराइटर जमुना में फेंकते देखा? किसी ने किसी को कहा कि उसने टाइपराइटर जमुना में फेंक दिया था? वो टाइपराइटर बरामद हुआ जमुना से? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आपने बड़े विश्वास के साथ टाइपराइटर की जगह जमुना की तलहटी बताई। इसलिए इसलिए क्योंकि आपकी सोच कहती है कि अपराधी अगर आप होते तो चिट्ठी टाइप करने के बाद टाइपराइटर को हरगिज भी अपने पास न रखते,
और दिल्ली शहर में ऐसी चीज को ठिकाने लगाने के लिए जमुना से ज्यादा माकूल जगह और कौन सी हो सकती है? ये दलीलों से हासिल हुआ नतीजा है आगाशे साहब, जिसका हकीकत की कसौटी पर खरा उतरना जरूरी नहीं है। हकीकत ये है, चाहे ये अपराधी की मूर्खता है, लेकिन स्थापित तथ्य ये है कि वो टाइपराइटर जमुना के हवाले नहीं किया गया। यहां मैं फिर दोहराती हूं कि मैंने स्थापित तथ्यों के आधार पर अपराधी का खाका आप लोगों के सामने खींचा था। मैंने पहले कोई जचता सा अपराधी छांट कर उसके इर्द गिर्द जबरन सबूतों का ताना बाना बुनना नहीं शुरू किया था। मैंने तथ्यों के आधार पर अपने जहन में उभरी अपराधी की तस्वीर को उपलब्ध सस्पेक्ट्स की सूरतों से मिलाकर देखा और यूं अपना अपराधी छांटा था। दुष्यंत परमार? अगाशे अविश्वासपूर्ण स्वर में बोला। जी हां सभापति महोदय, मैं नोट कर रही हूं कि आपको मेरी बात पर एतबार नहीं आ रहा। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अपनी बेतबारी को इतनी जल्दी हवा न दीजिए। ये ना भूलिए कि अभी मैंने अपनी मुकम्मल थ्योरी बयान नहीं की है। अभी और भी कुछ कहना है आपने? अभी बहुत कुछ कहना है मैंने। शौक से कहिए, हम सुन रहे हैं। थैंक यू। तो अभी मैंने ये बयान किया था कि कैसे वारदात वाले दिन सुबह 10:30 बजे मुकेश निगम शिवालिक क्लब में पहुंचा था, या यूं कहिए कि पहुंचाया गया था। यहां मैं आपकी तवज्जो इस तथ्य की ओर दिलाना चाहती हूं कि दुष्यंत परमार की उस रोज लंच अपॉइंटमेंट थी। इस लंच अपॉइंटमेंट का हमारे बीच सबसे पहले जिक्र किसकी जुबानी आया था? मेरी, अशोक प्रभाकर बोला। जी हाँ, याद आया। आप ही ने कहा था कि वारदात वाले दिन दुष्यंत परमार की किसी स्त्री के साथ लंच अपॉइंटमेंट थी, जिसे कि वो बहुत गुप्त रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो बाद में कैंसिल हो गई थी। मिस्टर प्रभाकर, मुझे नहीं मालूम कि आपने ये बात कैसे जानी, लेकिन मैंने ये बात छाया प्रजापति की उस कार्यप्रणाली की नकल करके जानी थी, जो कि हर किसी को इसलिए काबिल एतराज लगी थी क्योंकि ये मजिस्ट्रेट है। रिश्वत? एग्जैक्टली। मैंने ये बात दुष्यंत परमार के नौकर को रिश्वत देकर उससे जानी। बहरहाल कहना मैं ये चाहती हूं कि उस लंच अपॉइंटमेंट को किसी ने कोई अहमियत नहीं दी। मैंने दी, यकीनन दी, लेकिन आपने उससे कोई कारामद नतीजा नहीं निकाला। आपको ये नहीं मालूम कि वो लंच कहाँ होने वाला था। ये भी नहीं मालूम कि किसके साथ होने वाला था। ये भी नहीं मालूम कि वो कैंसिल क्यों हुआ था। आपको ये सब मालूम है? जी हां। कैसे? जाहिर है कि दुष्यंत परमार के नौकर के ही सदके। इस सिलसिले में एक ऐसी एडवांटेज मुझे थी जो छाया जी को नहीं थी। मैं दुष्यंत परमार से वाकिफ थी। मैं उसके नौकर से भी अच्छी तरह से वाकिफ थी। मेरा कभी उस हाउस होल्ड में आना जाना रहा था। छाया जी ने उस नौकर से जानकारी हासिल करने के लिए सिर्फ पैसा इस्तेमाल किया, जबकि मैंने पैसे के साथ साथ मुलाहजा भी इस्तेमाल किया था। इसलिए मैं उससे कदरन ज्यादा जानकारी उगलवा सकी थी। यूं मुझे मालूम हुआ था कि वारदात वाले दिन से 3 दिन पहले दुष्यंत परमार ने अपने नौकर को पहाड़गंज में स्थित होटल क्राउन में भेजा था, जहां की वो शनिवार दोपहर के लिए अपने मालिक के लिए एक कमरा बुक करा के आया था। यहां मैं ये बता देना चाहती हूं कि ये होटल क्राउन कोई अच्छी रिप्यूट वाला होटल नहीं है। वो ऐसा होटल है जो कि प्रेमी जोड़ों में बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि वहां घंटों के हिसाब से भी कमरा बुक हो जाता है। अब कहने की जरूरत नहीं कि लंच तो महज एक बहाना था। शनिवार वहां वो कमरा बुक करने के पीछे हमारे लॉर्ड बायरन का असली मकसद तो मौज मेला ही रहा होगा। किसके साथ? ये जानना आसान काम नहीं था। ये जानना आसान काम नहीं था, क्योंकि लंच अपॉइंटमेंट कैंसिल ना हुई होती, वो औरत वहां पहुंची होती, फिर हो सकता था कि होटल के स्टाफ में से किसी ने उसे पहचाना भी होता। अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाने की वजह से वहां का स्टाफ अंदाजा ही लगा सकता था कि वहां कौन पहुंचने वाली थी। एक अंदाजा उसने लगाया भी। वो अंदाजा था, गुस्ताखी माफ वकील साहब,
विभा दासानी, क्योंकि उन दिनों उस होटल में संदिग्ध तरीके से दुष्यंत परमार के साथ ज्यादा फेरे विभा दासानी के ही लगते थे। लेकिन मिस्टर प्रभाकर, ये आपका ही कहना है कि वो औरत विभा दासानी नहीं थी। मेरी तफ्तीश से भी यही स्थापित हुआ था कि वो औरत विभा दासानी नहीं थी। तो कौन थी वो औरत? फ्रेंड्स, जरा याद कीजिए, वारदात के रोज ही एक और लंच अपॉइंटमेंट भी हम लोगों के बीच बहुत चर्चित रही है, और वो भी एन परमार की लंच अपॉइंटमेंट की तरह ही कैंसिल हो गई थी। अंजना निगम की लंच अपॉइंटमेंट? तत्काल अशोक प्रभाकर के मुंह से निकला। एग्जैक्टली exactly. अंजना निगम की? एक नए प्रेम त्रिकोण की बाबत सोचती छाया प्रजापति बोली। वो लंच अपॉइंटमेंट दुष्यंत परमार के साथ थी? जी हाँ, रुचिका बोली। हालात का 100% साफ साफ इशारा इसी तरफ है। फ्रेंड्स, इट स्टैंड्स टू रीजन, इट डज स्टैंड टू रीजन। दुष्यंत परमार और अंजना निगम एक दूसरे के लिए अजनबी भी नहीं थे। ये बात तो इसी से स्थापित हो जाती है कि अपने बयान में खुद दासानी साहब ने यह कहा था कि इन्होंने कमानी ऑडिटोरियम में एक बार उन दोनों का परिचय करवाया था। फ्रेंड्स, वो परिचय घनिष्ठता की तमाम हदें पार कर चुका था। मैं खुद इस बात की तस्दीक कर चुकी हूँ। यह साबित हो चुका है कि दुष्यंत परमार की क्राउन होटल में एक कमरे में जो लंच अपॉइंटमेंट थी वो अंजना निगम के साथ थी, और ऐसी अपॉइंटमेंट उनके बीच अक्सर चलती थी। मेरे पास वहां के एक वेटर का लिखित बयान है कि हफ्ते में कम से कम 2 बार उन दोनों के दिन के वक्त इस्तेमाल के लिए वहां एक कमरा बुक होता था। दोनों न कभी साथ वहां पहुंचते थे और न कभी साथ वहां से लौटते थे। दोनों बड़ी सावधानी बरतते हुए अलग अलग वहां पहुंचते थे और नाक की सीध में अपने लिए रिजर्व कमरे में पहुंच जाते थे, यानी कि उस कमरे से बाहर वो कभी इकट्ठे नहीं देखे जाते थे। फ्रेंड्स, ऐसी गोपनीयता कहीं सात्विक संबंधों के लिए बरती जाती है? क्या इतने से ही साबित नहीं होता कि दोनों में अवैध संबंध था? आपका गवाह, वो वेटर, अंजना निगम को कैसे जानता था? अगाशे बोला। नहीं जानता था, रुचिका बोली। सिर्फ सूरत पहचानता था वो उसकी। लेकिन कत्ल के बाद जब अखबारों में अंजना निगम की तस्वीर छपी थी तो उस वेटर ने फौरन पहचान लिया था कि वो वही औरत थी जो अपनी जिंदगी में उनके होटल में दुष्यंत परमार से छुप छुप के मिलने आया करती थी। आई सी। अभिजीत घोष ने दबे स्वर में पूछा, क्या व्यभिचार के अलावा इन मुलाकातों की कोई और वजह नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? रुचिका व्यंगपूर्ण स्वर में बोली। वो वहां छुपकर उसकी आरती उतारता होगा, या शायद कविता सुनाता होगा, अपने किसी नए नाटक का कोई खास रोल खुद करके दिखाता होगा। तो भी क्या बड़ी बात है? ऐसे काम खुफिया तरीके से हासिल तन्हाई के बिना कहीं हो सकते हैं? आई एम सॉरी, अभिजीत घोष होठों में बुदबुदाया। सभापति ने टिप्पणी की, अगर वेटर ने अंजना निगम को ठीक से पहचाना है तो निश्चित ही उन दोनों में अवैध संबंध स्थापित थे। एकदम ठीक पहचाना है, रुचिका पुरजोर लहजे में बोली। शक की कोई गुंजाइश नहीं है, मेरी गारंटी। ये बात 100% स्थापित है सभापति महोदय कि दुष्यंत परमार की प्रेमिकाओं की लंबी लिस्ट में एक नाम का इजाफा अंजना निगम ने किया था। वो उस शख्स की मिस्ट्रेस थी। ऐसा ही लगता है। ऐसा ही है। उसकी प्रेमिकाओं की जो लिस्ट मैंने बनाई थी और जिससे मैं मुकम्मल मान रहा था, उसमें ये नाम भी नहीं था। तभी तो मैंने कहा था, अशोक प्रभाकर बोला, कि हमारे लॉर्ड बायरन के सारे अफेयर्स की लिस्ट किसी एक शख्स के पास होना मुमकिन नहीं है। ठीक कहा था आपने, मैं पहले ही कबूल कर चुका हूं। बहरहाल बात अंजना निगम की हो रही थी। ऐसी औरत कैसे आ गई दुष्यंत परमार के चक्कर में? रुचिका बोली, असल में उसके मन में क्या था ये तो वो जिंदा होती तो ही बताती। मैं तो इतना ही कह सकती हूं कि जो शख्स मिस्टर प्रभाकर के शब्दों में
सारी दिल्ली की खातूनों की खाना खराबी का दावेदार हो, उसमें कोई तो खूबी, कोई तो कशिश होगी जो औरत जात को अनायास उसकी तरफ खींचती चली जाती होगी। उसके चक्कर में आई 10 में से 9 औरतों के बारे में ये सोचकर हम हैरान हो सकते हैं कि वो उससे क्यों फंसी। लेकिन फंसी तो वो यकीनन। इसकी कोई माकूल वजह न सूझना इस हकीकत को झुठला तो नहीं सकता ना। यू आर राइट। जिनसे इस्तेमाल के नुक्ते निगाह से अशोक प्रभाकर बोला, औरत औरत में कोई फर्क नहीं होता। इस बाबत शायद लॉर्ड बायरन ने ही ये कहा था कि ऑल कैट्स आर ग्रे इन डार्क। हर खूबसूरत नौजवान राजी औरत अंधेरे में काली बिल्ली है। फिर भी बाज औरतों को ये खुशफहमी होती है कि उस जैसी कोई नहीं। यही खुशफहमी उन्हें दुष्यंत परमार जैसे रिप्यूट वाले आदमी के करीब ले जाती है। ऐसी औरत ये जो समझती है कि वो अनोखी है और उसके ताल्लुक में आने के बाद परमार जैसे मर्द दाएं बाएं मुंह मारना यकीनन बंद कर देंगे। ये एक वजह हो सकती है, रुचिका सहमति में सिर हिलाते हुए बोली। अंजना निगम के दुष्यंत परमार के चक्कर में आई होने के। सच पूछिए तो आपकी ये वजह मेरी थ्योरी में फिट बैठती है। इसलिए फिट बैठती है क्योंकि मैं अंजना निगम की कल्पना किसी व्यभिचारिणी स्त्री के रूप में नहीं कर सकती। बुनियादी तौर पर वो एक अच्छे संस्कारों वाली खानदानी और शरीफ महिला थी। ऐसी औरत गलत कदम उठाकर भी अपने संस्कारों को, अपनी शराफत को तिलांजलि नहीं दे सकती। ऐसी औरत स्वाभाविक तौर पर खुद अपने आप से ये फरेब करती है कि गैर मर्द को अपने जिस्म का भोग लगाकर उसने व्यभिचार नहीं किया था। उसने तो ऐसा इसलिए किया था क्योंकि जिस्म दिल से रिश्ता जोड़ने का एक जरिया होता था, एक स्टेपिंग स्टोन होता था। ऐसी शरीफ औरतें अपनी शराफत पर खुद ही मंत्रमुग्ध होती हैं। दिन दहाड़े होटल के कमरे में परमार के पहलू में अभिसाररत अंजना निगम की कल्पना मैं सहज ही कर सकती हूँ, जो कि उस घड़ी भी परमार को यही समझा रही होगी कि वो कितनी भली है और दिल्ली शहर की बाकी औरतें कितनी बुरी हैं। ऐसी बातें शुरू में तो मर्द को आनंदित करती हैं, लेकिन बाद में वो उनसे बोर हो जाता है। परमार भी जल्द ही अंजना निगम की होलियर देन दाओ नीयत से आजिज आ गया होगा, क्योंकि परमार जैसे रंगीले राजा के लिए औरत पहले हैं, शरीफ भली खानदान नेकबख आदर्श वगैरह सब बाद में है। वो अपने मकसद की पूर्ति के लिए बाखुशी औरत की हर हाँ में हाँ मिलाता रह सकता है, लेकिन जब मकसद पूरा हो जाता है तो वही बातें उसे बोर करने लगती हैं जिनकी वो पहले बढ़ बढ़ कर तारीफ करता होता था। और औरत ये समझ बैठती है कि उसकी अच्छाई ने, उसकी महानता ने परमार जैसे पुरुष का हृदय परिवर्तन कर दिया है, उसे सुधार दिया है। इस शुभ काम की खुद ही बधाइयां लेती वो और उसके गले पड़ती है, जबकि पुरुष तब तक पहले ही इस जोड़ तोड़ में लग चुका होता है कि इससे पहले कि वो उससे संबंध की जान का जंजाल बने, कैसे वो उससे किनारा कर ले। आप ये कहना चाहती हैं, आगाशे बोला, कि अंजना परमार से स्थायी संबंध जोड़ने की ख्वाहिशमंद थी। जी हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ। अंजना जैसी भली औरत ने जो गुनाह किया था, उसकी यही तलाफी थी कि जिसने उसके साथ वो गुनाह किया था वो उसी की बन जाए। कैसे? भाग जाए परमार के साथ, या पति से तलाक ले ले। परमार का तलाक होने ही वाला है। दोनों अपने अपने जीवन साथियों से जब फारिग हो जाएं तो शादी कर लें। लेकिन फ्रेंड्स, ये ख्वाहिश अंजना की तो हो सकती है। जरा सोचिए, परमार जैसे कैरेक्टर वाले आदमी की कैसे हो सकती है, जिस पर कुमारी कन्याएं निछावर होती हूँ। वो एक तलाकशुदा औरत के साथ उम्र भर के लिए बंधना भला कैसे कबूल कर लेगा? वो तो उस घड़ी को कोस रहा होगा जबकि उसने उस औरत को अपने पर इतना हावी होने दिया। ऐसे हालात में अंजना जितना उस पर शादी के लिए दबाव डालती, उतना ही वो हत्थे से उखड़ता। ऐसे हालात को फैसले की घड़ी पर इस बात ने पहुंचाया कि अंजना को परमार के विभा दासानी से अफेयर की खबर लगनी ही थी। जो बात अखबारों में छप गई थी, सारे शहर को मालूम हो गई थी, वो उसे भी मालूम होनी ही थी। अब वो परमार को कहती है कि वो विभा दासानी से रिश्ता खुद ही तोड़ ले, नहीं तो वो जाके विभा दासानी से बात करेगी।
और उसे अपने और परमार के अफेयर की बाबत सब कुछ बता देगी। अब आप कल्पना कीजिए कि इस धमकी ने परमार की, जो कि विभा जैसी कुमारी कन्या से शादी करके उसके बाप की दौलत हथियाने के सपने देख रहा था, क्या गत बनाई होगी और कौन सा रास्ता सूझा होगा उसे उस औरत का हमेशा के लिए मुंह बंद करने का। कत्ल का रास्ता। यस सर। अंजना निगम से पीछा तो वो बेशर्म बन के भी छुड़वा सकता था, लेकिन उसकी जुबान कत्ल के अलावा किसी और तरीके से बंद नहीं होने वाली थी। वो कत्ल की बाबत सोचता है। वो कत्ल की उन वारदातों के बारे में सोचता है जो कि उसने किसी किताब में पढ़ी होती हैं, लेकिन जिनमें से हर वारदात का अपराधी अपनी किसी छोटी मोटी भूल की वजह से पकड़ा गया होता है। उन वारदातों को उनकी भूलों से सबक लेने की नीयत से वो स्टडी करता है। वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि क्योंकि उसके अंजना से अफेयर की किसी को खबर नहीं थी, इसलिए उसका कत्ल हो जाने पर किसी की तवज्जो उसकी तरफ नहीं जा सकती थी। रुचिका एक क्षण ठिठकी और फिर बोली, यहां मैं दुष्यंत परमार की रंगीन जिंदगी की कार्यप्रणाली की एक खास बात आपकी तवज्जो में लाना चाहूंगी, जो कि उन दिनों मेरी जानकारी में आई थी जबकि मैं अपनी एडवेंचर्स ऑफ इंडियन लॉर्ड बायरन वाली लेखमाला की तैयारी के चक्कर में अक्सर उससे मिला करती थी। औरतों को रिझाने का उसका यह भी एक तरीका है कि उसकी संभावित प्रेमिका जिस बात में भी दिलचस्पी दिखाए, वो भी उसमें पूरे जोशो खरोश से दिलचस्पी दिखाए। मेरा रुझान उसने अपराध विज्ञान में देखा था, तो वो भी बढ़ बढ़ के उसमें दिलचस्पी दिखाने लगा था। उन दिनों उसने क्राइम और क्रिमिनोलॉजी पर आधारित कई पुस्तकें मेरे से उधार मांगकर पढ़ी थी। ऐसी पुस्तकों में एक पुस्तक का शीर्षक था मर्डर्स बाय पॉइजन। उस पुस्तक में जहर से हुई हत्याओं के कोई 2 दर्जन किस्से दर्ज थे। तो ये कि 1.5 महीने पहले का वाकया है कि एक शाम को जब मैं अपने हॉस्टल में पहुंची तो मेरी रूममेट ने मुझे बताया कि दुष्यंत परमार, जिसकी कि महीनों से मैंने शक्ल नहीं देखी थी, मेरे से मिलने आया था। वो थोड़ी देर मेरे कमरे में बैठा इंतजार करता रहा और फिर लौट के आने को कहकर चला गया। फ्रेंड्स, लौट कर वो कभी ना आया। मैंने उसके यूं आगमन के बारे में बहुत सोचा, लेकिन मुझे कोई वजह न सूझी। लेकिन जब अंजना निगम के कत्ल की खबर आम हुई और मुझे ये मालूम हुआ कि वो कत्ल कैसे हुआ था, तो अनायास ही मुझे अपनी मर्डर्स बाय पॉइजन नामक पुस्तक की याद आई। तब मैंने देखा कि वो पुस्तक मेरे बुक शेल्फ से गायब थी। तभी मुझे यह भी मालूम हुआ कि मेरी पुस्तकों में से मेरी एक और पुस्तक भी गायब थी। और कौन सी पुस्तक? अशोक प्रभाकर ने पूछा। विश्व विज्ञान विश्वकोश। ये ग्रंथ आपके पास भी था? जी हाँ। तो आपका ख्याल है, अगाशे बोला, कि वे दोनों पुस्तकें आपके यहां से दुष्यंत परमार चुरा के ले गया? ये मेरा ख्याल नहीं है, रुचिका बोली। मुझे यकीन है इस बात पर। इसलिए यकीन है क्योंकि परमार के नौकर से बात करने की नीयत से जब मैं हेली रोड उसके घर गई थी तो मैंने अपनी वो दोनों पुस्तकें वहां पड़ी देखी थी। ओह, अब देखिए, दुष्यंत परमार के संदर्भ में मेरी थ्योरी मिस्टर प्रभाकर की कितनी शर्तों पर खरी उतरती है। नाइट्रोबेंजीन का ज्ञान उसे विश्व विज्ञान विश्वकोश से हुआ होगा, जिसकी मेरे वाली प्रति वो मेरे हॉस्टल के कमरे से उठाकर ले गया था और जो अभी भी उसके घर में मौजूद थी। वो अपराध शास्त्र का ज्ञाता चाहे नहीं था, लेकिन जो अपराध वो करने जा रहा था उसकी शिक्षा उसे मेरी पुस्तक मर्डर्स बाय पॉइजन से हासिल हुई थी। वो किताब भी उसने मेरी चुराई थी और वो भी उसके घर पर मौजूद है। वो आखिर कवि है, नाटककार है, इसलिए शिक्षित तो जाहिर तौर पर है। वैसे इस शिक्षा वाली शर्त के कसबल हमारे सभापति महोदय निकाल चुके हैं। सराबजी एंड सन्स का एक्सक्लूसिव लेटर हेड उसने प्रिंट आर्ट की सुनीता सूद नामक सेल्स गर्ल की सैंपल फाइल से चुराया था। रेमिंगटन ट्रेवलर नाम का पोर्टेबल टाइपराइटर मैं तस्दीक करती हूँ कि परमार के घर में मौजूद है। शुक्रवार 16 नवंबर को दोपहर 1:15 और 2:45 के बीच वो शिवालिक क्लब में मौजूद था।
जहाँ से कि जनपथ वाले लेटर बॉक्स तक मुश्किल से 5 मिनट में पहुंचा जा सकता है। क्लब की दोपहर की भीड़ में 10 मिनट के लिए उसका इधर उधर हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। कहने को वो उस दौरान बार में था, लेकिन मैंने मालूम किया है कि वहां से उठकर वो एक बार क्लब की लाइब्रेरी में गया था। उस लाइब्रेरी वाले रूम का एक दरवाजा बाहर सड़क पर खुलता है। बड़ी आसानी से उधर से खिसक कर जनपथ पहुंचा जा सकता था। चॉकलेटों वाला पार्सल पोस्ट करके वापस लौट सकता था और ये जाहिर कर सकता था कि दोपहर का सारा वक्त उसने क्लब में ही गुजारा था। मिस्टर प्रभाकर, हाउ एम आई डूइंग सो फार? वेरी वेल, अशोक प्रभाकर प्रशंसात्मक स्वर में बोला। थैंक यू। अब आगे सुनिए अपनी शर्तों पर तबसरा। हाउजर 707 के नाम से जाना जाने वाला जर्मन पेन मैंने परमार के घर से उसकी राइटिंग टेबल पर टाइपराइटर की बगल में पड़ा अपनी आंखों से देखा। हाउजर हाईटेक पॉइंट के नाम से जानी जाने वाली स्याही अलबत्ता मुझे नहीं दिखाई दी थी, लेकिन जब उस पेन में वही स्याही इस्तेमाल होती है तो वो भी वहीं कहीं होगी ही। ना भी हो तो क्या है, छाया प्रजापति बोली। पेन में तो रही होगी स्याही। रैपर पर पते की 4 सतरें ही तो लिखनी थी उसने। बिल्कुल। अब नीट एंड क्लीन और नफासत पसंद शख्स वो था या नहीं, ये शर्त अगाशे साहब की इस दलील से बेमानी हो गई है कि हर चॉकलेट में जहर की एन 6 बूंदें इसलिए नहीं थी क्योंकि हत्यारा नीट एंड क्लीन और नफासत पसंद था, बल्कि इसलिए थी कि उसे डर था कि कहीं वो खुद ही ज्यादा जहर न खा जाए। आई एग्री, अशोक प्रभाकर बोला। वैसे होगा वो नीट एंड क्लीन और नफासत पसंद भी, आखिरकार कलाकार आदमी है। जाहिर है, और रचनात्मक मस्तिष्क का स्वामी भी एन इसी वजह से ही होगा। जो रचनात्मक मस्तिष्क का स्वामी नहीं होगा, जो योजनाबद्ध तरीके से काम करने में सक्षम नहीं होगा, वो इतना सफल कवि और नाटककार कैसे बन जाएगा? राइट। पेशेवर अपराधी जाहिर है कि वो नहीं है, और उसका मुकम्मल लाइफस्टाइल ही इस बात की चुगली करता है कि वो खुला खेल खेलने के हौसले से मरहूम, छुप के वार करने जैसी फितरत वाला आदमी है। यू आर राइट अगेन। सोराबजी एंड सन्स की चेरी मलबरी चॉकलेट वो इसलिए चुनता है क्योंकि वही बाहर से ठोस और भीतर से ऐसी खोखली होती है जिसमें कि नाइट्रोबेंजीन जैसा तरल पदार्थ भरा जा सके। मेरे ख्याल से पहले उसका इरादा चॉकलेट का वो डिब्बा खुद अंजना निगम को देने का होगा, क्योंकि दोपहर को वो होटल क्राउन में उससे मिलने वाली थी। लेकिन बाद में उसे सूझा होगा कि जब वो चॉकलेटों की वजह से मरी पाई जाती और बाकी की चॉकलेटें उसके पास से बरामद होती तो होटल के वेटर और क्लब के वेटर की गवाहियों से दोनों बातों में ये गठजोड़ स्थापित किया जा सकता था कि वही वो चॉकलेटें थी जो कि परमार को शिवालिक क्लब के पते पर डाक से हासिल हुई थी। तब आखिरी क्षण पर उसे चॉकलेटों को अंजना तक उसके पति से उसके पति के माध्यम से पहुंचाने की तरकीब सूझी होगी। तब उसने अंजना से संपर्क किया होगा और उसे खूब बढ़ा चढ़ाकर उसके पति और कैबरे स्टार सलमा शाह के बारे में बताया होगा। यूं वो भली औरत अपनी आंख में पड़े शहतीर को नजरअंदाज करके पति की आंख में पड़ा तिनका टटोलने को तैयार हो गई होगी। परमार की सलाह पर वो आवाज बदलकर और खुद को सलमा शाह बताकर अपने पति को उसके ऑफिस में फोन ये ये जानने के लिए तैयार हो गई होगी कि वो उससे मुलाकात की संभावनाओं पर लार टपकाता था या नहीं। परमार ने बड़े ही सहज स्वाभाविक ढंग से उसे ये राय दी होगी कि वो अपने पति को अगले रोज 10:30 और 11 के बीच उसकी यानी कि सलमा शाह की फोन कॉल का इंतजार करने को कहे। यूं अगर मुकेश निगम अगले रोज मुस्तैदी के साथ निर्धारित समय पर शिवालिक क्लब पहुंच जाता, या ये अपने आप में सबूत होता कि वो ऐसी हल्की औरतों का दीवाना था। अंजना निगम जैसे उसे सिखाया जाता है वैसा फोन अपने पति को करती है, और यूं परमार अगले रोज सुबह डाक से चॉकलेटों के पार्सल की शिवालिक क्लब में आमद के वक्त मुकेश निगम की वहां मौजूदगी निश्चित कर लेता है। अब कौन कह सकता है कि उस रोज शिवालिक क्लब में जब परमार डाक से आया अपना चॉकलेटों का पार्सल खोल रहा था
तो मुकेश निगम संयोगवश ही वहां मौजूद नहीं था। कोई नहीं, अगाशे बोला। शर्त? अशोक प्रभाकर बोला। शर्त पर उसका क्या जोर था? शर्त उसकी स्कीम का अहम हिस्सा था। चॉकलेटों की शर्त हार हार जाने की वजह से ही मुकेश निगम ने परमार को चॉकलेटें कूड़े में फेंकने को तत्पर पाकर उन्हें उससे मांग लिया था। शर्त ना होती तो उसने चॉकलेटों में कोई रुचि ही ना दिखाई होती। आप ठीक कह रहे हैं। ये बात मेरे भी एतबार में नहीं आती कि उस शर्त का इत्तेफाक होना महज परमार की खुशकिस्मती थी। जरूर उस शर्त का इंतजाम भी बड़े योजनाबद्ध तरीके से परमार ने एडवांस में किया था। जैसे वो अंजना को टेलीफोन कॉल वाली पट्टी पढ़ाने में कामयाब हो गया था, वैसे ही किसी तरीके से उसने पति को वो बेईमानी भरी शर्त लगाने के लिए भी अंजना को तैयार कर दिया होगा। इतना तो हम सब कबूल कर ही चुके हैं कि आम हालात में सहज स्वाभाविक तरीके से तो वो फरेबी शर्त लगाकर अपने हस्बैंड को चीट करने को अंजना तैयार न होती। उस शर्त के लिए अपने पति को उकसाने के लिए परमार ने अंजना को क्या पट्टी पढ़ाई होगी, ये तो मुझे मालूम नहीं। शुक्र है खुदा का, अशोक प्रभाकर उपहासपूर्ण स्वर में बोला, कि कोई तो बात है जो आपको नहीं मालूम। उस बात पर एक दो ठहाके और लगे। रुचिका भी हंसी। आपकी थ्योरी लाजवाब है रुचिका जी, अगाशे बोला। विश्वसनीय भी है, लेकिन अब आप ये बताइए कि थ्योरियों के अलावा, खूबसूरत नतीजों के अलावा, आपके पास कोई ठोस सबूत भी है अपनी थ्योरी के हक में? ठोस सबूत? रुचिका की भवें तनी। यानी कि जो कुछ मैंने अब तक कहा वो ठोस सबूत नहीं है? सबूत है, वो भी किसी हद तक, लेकिन ठोस नहीं है। एक आध बात को छोड़कर दासानी बोला, जो कुछ आपने कहा वो महज संभावनाओं का तार्किक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है, और ऐसी बातों की कोर्ट में कोई खास कीमत नहीं होती। मजिस्ट्रेट छाया प्रजापति ने अनुमोदन में गर्दन हिलाई। मैंने सोराबजी एंड सन्स के लेटर हेड से दुष्यंत परमार का रिश्ता जोड़कर दिखाया है, रुचिका बोली। छाया प्रजापति बोली, उस पर मैं निसंकोच परमार को संदेह लाभ दे सकती हूं। किसी चीज का किसी के अधिकार में होना स्थापित कर देने से ही यह स्थापित नहीं हो जाता कि उसने उस चीज का इस्तेमाल भी किया है। इसी श्रेणी में आपकी उन दो किताबों का किस्सा भी आता है जो आप कहती हैं कि परमार आपके हॉस्टल के कमरे से उठाकर ले गया था। ये सब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है जिन्हें नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जो किसी के गुनाह को ओपन एंड शट तरीके से स्थापित नहीं करते। देखो कितनी फरेबी औरत है, अशोक प्रभाकर अभिजीत घोष के कान के पास मुंह ले जाकर फुसफुसाया। यहां सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर यह इतना बड़ा सवालिया निशान लगा रही है, लेकिन परसों इस बाबत सब कुछ सुन के राजी नहीं थी। लेकिन परसों इस बाबत कुछ सुन के राजी नहीं थी, तब सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बिना पर मुझे बेहिचक फांसी की सजा सुनाई जाने का हकदार करार दे रही थी। आज परमार को निसंकोच संदेह लाभ दे रही है। श्श, अभिजीत धीरे से बोला, वो अभी कुछ और कह रही है। यूं किसी को गुनहगार साबित करने के लिए, छाया कह रही थी, उसके खिलाफ कोई ठोस, कोई अकाट्य सबूत होना चाहिए। मिस केजरीवाल, आपके पास है कोई ऐसा सबूत? जो, दासानी बोला, दुष्यंत परमार का रिश्ता निर्विवाद रूप से लेटरहेड के साथ, या चॉकलेट के साथ, या रैपर के साथ, या जहर के साथ, या टाइपराइटर के साथ जोड़ सके? है, रुचिका एक विजेता के से स्वर में बोली। वो भी है? अच्छा, और उसे मैंने जानबूझकर क्लाइमैक्स के लिए बचाकर रख छोड़ा था? कोई ठोस सबूत? अगाशे ने पूछा। ऐसा ठोस सबूत, रुचिका बोली, जो निर्विवाद रूप से, अंतिम रूप से दुष्यंत परमार का अपराधी होना सिद्ध करता है। क्या?
मुलायजा फरमाइए। रुचिका ने अपना हैंडबैग खोला और यूं उसमें से दो कागज निकाले जैसे कोई जादूगर अपने हैट में से एक खरगोश निकालता है। ये एक कागज, वो बोली, उस चिट्ठी की फोटोकॉपी है जो कि पार्सल के साथ आई थी। ये फोटोकॉपी मैंने बिना इसकी अहमियत या इस्तेमाल बताए इंस्पेक्टर शिवनाथ राजौरिया से हासिल की है। ये दूसरा कागज वैसी ही एक चिट्ठी है जो कि लेटर हेड पर नहीं, सादे कागज पर है, और ये मैंने अपनी तफ्तीश के दौरान खुद टाइप की है। इन दोनों कागजों का मुआयना करने के लिए मैं सभापति महोदय को आमंत्रित करती हूँ। उसने दोनों कागज आगाशे को सौंप दिए और बोली, आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि दोनों कागजों की इबारतों में एफ और एच अक्षरों की अलाइनमेंट खराब है और के और बी टूटे हुए हैं। आगाशे ने गौर से दोनों कागजों का मुआयना किया। बात तो ठीक है, वो बोला, और उसने वो कागज छाया प्रजापति की ओर बढ़ा दिए। यूं बारी बारी तमाम मेंबरान ने उन कागजात का मुआयना किया और रुचिका के बयान की तस्दीक की। इससे साबित क्या हुआ? अभिजीत घोष उल्लुओं की तरह पलकें झपकता हुआ बोला। यह भी कोई पूछने की बात है? रुचिका बोली। इससे साबित यह हुआ मिस्टर घोष कि दोनों कागजों की इबारतें एक ही टाइपराइटर पर टाइप की गई हैं, जबकि लेटर हेड वाली चिट्ठी अपराधी ने पार्सल के साथ भेजने के लिए टाइप की थी और सादे कागज वाली चिट्ठी हाल ही में मैंने खुद उसी टाइपराइटर पर टाइप की थी। किस टाइपराइटर पर? उस रेमिंगटन ट्रेवलर नाम के पोर्टेबल टाइपराइटर पर जो कि दुष्यंत परमार की मिल्कियत है और जो कि अभी इस घड़ी उसके घर में राइटिंग टेबल पर पड़ा है। सब सन्नाटे में आ गए। फिर धीरे धीरे सबके चेहरों पर रुचिका के लिए गहन प्रशंसा के भाव प्रकट होने लगे। बधाई हो। फिर दमकते चेहरे के साथ सभापति विवेक आगाशे बोला, मेरी भी और क्राइम क्लब की ओर से भी। शुक्रिया, रुचिका बोली, लेकिन बधाई के आप भी बराबर के हकदार हैं मिस्टर आगाशे। आपकी थ्योरी पहले सुनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त ना हुआ होता तो मैं अपने मिशन में कभी कामयाब ना हो पाई होती। मेरी थ्योरी बुनियादी तौर पर आप ही की थ्योरी है, जिसे कि मैंने ज़रा पॉलिश किया है, ज़रा संवारा है, सुधारा है। आप ऐसा सोचती हैं तो यह आपका बड़प्पन है। बहरहाल, छाया प्रजापति बोली, आज क्राइम क्लब में एक इतिहास की रचना हुई है। जो काम राजधानी की सारी पुलिस न कर पाई उसे हमारी क्राइम क्लब के एक सदस्य ने कर दिखाया है। एक महिला सदस्य ने कर दिखाया है, जो कि मेरे लिए इसलिए भी गर्व का विषय है क्योंकि मैं खुद महिला हूं। थैंक यू मैडम, रुचिका सिर नवाकर बोली। थैंक यू वेरी मच। अब हमें, आगाशे बोला, इस हकीकत को पुलिस तक पहुंचाने की बदमजा जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी कि अपराधी दुष्यंत परमार है। उस काम को अंजाम देने के लिए, अशोक प्रभाकर बोला, सही आदमी तो आप ही हैं क्योंकि आप सभापति हैं। ओके। इस संदर्भ में मेरी एक प्रार्थना है, रुचिका बोली। क्या? आगाशे ने पूछा। मैं चाहती हूं कि पुलिस को केस के हल से अवगत कराते समय आप मेरा जिक्र न करें। वो क्यों? आगाशे अचरज से बोला। क्योंकि यूं मेरा नाम बीच में आने से मेरी नौकरी पर हर्फ पाएगा। मैं एक पत्रकार हूं, अपने पेपर की क्राइम रिपोर्टर हूं। मेरा संपादक इसे अपना फर्ज निभाने में मेरी कोताही मानेगा कि मैंने इतनी एक्सक्लूसिव फर्स्ट हैंड स्टोरी पहले दाखिल दफ्तर क्यों नहीं की। सारे अखबारों में इस केस का हल छप जाने के बाद जब मेरे संपादक को मालूम होगा कि किसी से भी पहले मैं इस केस के हर तथ्य से वाकिफ थी, असल में मैंने ही, उसके अपने एक स्टाफ रिपोर्टर ने ही पुलिस को इस केस का हल सुझाया था, तो वो तो मेरा खून करने पर उतारू हो जाएगा। ओ नो, ऐसा कहीं होता है क्या? वो बहुत खफा होगा मेरे ऊपर, यकीन जानिए।
ठीक है, जैसा आप चाहें। वैसे मेरा अभी भी ख्याल है कि आप सिर्फ मॉडेस्ट होने की कोशिश कर रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, तो मैं आज ही जाकर इंस्पेक्टर राजौरिया से मिलता हूँ और उसे दुष्यंत परमार की, उसके टाइपराइटर की, क्राउन होटल की, उसके खास वेटर की और उसके प्रिंट आर्ट से लेटरहेड चुराए होने की खबर करता हूँ। ये काम, अभिजीत घोष दबे स्वर में बोला, आप कल करें तो बेहतर नहीं होगा? क्यों? अगाशे हैरानी से बोला। क्योंकि अभी मेरी बारी बाकी है, अभिजीत घोष संकोचपूर्ण स्वर में बोला। 5 जोड़ी आंखें हैरानी से अभिजीत घोष को देखने लगी। अगाशे बोला, वो तो ठीक है, लेकिन अब आप क्या करेंगे अपनी बारी का? मैं, वो क्या है कि जब ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ कि क्राइम क्लब के 6 सदस्यों को बोलने का मौका मिलेगा, तो मुझे भी ये मौका मिलना चाहिए। जरूर मिलना चाहिए, इस बात से किसी को इनकार नहीं। लेकिन अब जबकि मिस केजरीवाल की थ्योरी, यह भी फैसला हुआ था कि किसी को किसी की थ्योरी से इत्तेफाक हो या ना हो, उसे बोलने का मौका दिया जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन अब ये थ्योरी थ्योरी थोड़ी ही रह गई है, अब तो ये हकीकत बन गई है। अब तो ये केस के इकलौते संभावित हल का दर्जा इख्तियार कर चुकी है। अब तो निर्विवाद रूप से सिद्ध हो चुका है कि अपराधी दुष्यंत परमार है। फिर भी मुझे कल अपनी बारी पर बोलने का मौका मिलना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि सभापति महोदय मेरी बात से सहमत होंगे। सहमत तो मैं हूं, लेकिन आप बोलना चाहते हैं? मैं बोलना नहीं चाहता, अभिजीत घोष कठिन स्वर में बोला। लेकिन वो क्या है कि बोले बिना मैं अपनी थ्योरी भी तो पेश नहीं कर सकता। आपके पास भी कोई थ्योरी है? अगाशे ने भी पर विशेष जोर दिया। जी हाँ, जी हाँ। तो आप उसे अभी क्यों नहीं कह डालते? क्योंकि अभी वो मुकम्मल नहीं है। उसको मुकम्मल करने में मुझे 24 घंटे लगेंगे। ओके ओके, आप अपनी थ्योरी मुकम्मल कर लीजिए। हम सब कल आपकी थ्योरी सुनेंगे। तब तक मैं इंस्पेक्टर राजौरिया के पास हो आता हूं। आप पुलिस के पास जाना कल तक के लिए मुलतवी कर दें तो मेहरबानी होगी। उसकी तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे इससे हासिल क्या होगा? शायद हासिल हो कुछ, लेकिन और कुछ नहीं तो क्राइम क्लब के स्थापित प्रोसीजर की तो लाज रह जाएगी। ही इज राइट, दासानी बोला। अगाशे ने बाकी मेंबरान की ओर देखा। फिर किसी को अपने हक में बोलता ना पाकर वो बोला, ठीक है, जहां इतना टाइम गुजर गया है वहां और 24 घंटों में क्या फर्क पड़ जाएगा? यही तो मैं भी अर्ज कर रहा हूं, अभिजीत घोष व्यग्र भाव से बोला। ठीक है, कल फिर मीटिंग होगी। धन्यवाद, अभिजीत घोष यूं हर्षित स्वर में बोला जैसे उसके लिए कोई इनाम पास हो गया हो। धन्यवाद सभापति महोदय। अगाशे कुछ न बोला। वो चेहरे पर उलझन के भाव लिए अभिजीत घोष को देखता रहा। फिर मीटिंग बर्खास्त हो गई।